हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 11 के लिए एक नई वीडियो के साथ चैप्टर हमारा जीव जगत का वर्गीकरण। आज इसकी लास्ट वीडियो है। इसी के साथ हमारा चैप्टर आज ये ख़त्म हो जाएगा और फिर हम नया जो चैप्टर है वनस्पति जगत थर्ड वो स्टार्ट करेंगे। पहले इस चैप्टर का जो थोड़ा बहुत मैटर है उसे समझते हैं। सबसे इसमें जो बात करेंगे सबसे पहले सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? देखो, सूक्ष्म जीव कौन से जीव होते हैं? सूक्ष्म जीव वो जीव होते हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। जो हमारी फिलहाल आँखें अगर हमारे सामने कोई चीज़ रखी हुई है तो ये हमारे हम कहाँ से देख रहे हैं? नग्न आँखों से। तो ये जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं इन्हें हम कहाँ क्या करते हैं? नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। और आजकल जो है जो सूक्ष्म जीव हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और जो माइक्रोबायोलॉजी है, जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है, उसे क्या है वो आज एक स्वतंत्र विषय का रूप ले चुका है। यानी कि आजकल जो है जो माइक्रोबायोलॉजी है, जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है, वो एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में, हमारी कृषि के क्षेत्र में और जो उद्योगों के क्षेत्र में क्या है आज के टाइम में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ये हैं हमारे सूक्ष्म जीव। उसके बाद बात करते हैं किसके? वायरोइड्स की। देखो, वायरोइड्स क्या होते हैं? ये गोलाकार सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है उसके गोलाकार प्रोटीन अणु होते हैं। तो उसके साथ साथ कुछ न्यूक्लियोटाइड, और ये जो इनका जो निर्माण होता है, जो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कुछ 100 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर वायरोइड्स का निर्माण होता है। जो सबसे छोटा वायरस होता है, सबसे छोटे वायरस के 1000वें भाग के बराबर होते हैं वायरोइड्स। यानी कि जो सबसे छोटा वायरस है उसके सबसे छोटे वायरस के 1000वें भाग के बराबर क्या होते हैं? वायरोइड्स होते हैं। और जो इनमें क्या होता है, इनमें न्यूक्लिक एसिड तो नहीं होता, लेकिन प्रोटीन कैप्सिड, यानी कि इनमें न्यूक्लिक एसिड तो होता है। जो न्यूक्लिक एसिड है, हमारा न्यूक्लिक अम्ल है, वो तो होता है, लेकिन जो प्रोटीन कैप्सिड है वो नहीं पाया जाता। इसलिए इन्हें नग्न विषाणु या मेटावायरस भी कहते हैं। तो जो वायरोइड्स हैं ये प्राय पौधों में पाए जाते हैं। जो वायरोइड्स होते हैं ये प्राय कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में पाए जाते हैं। और पौधों में ही विशेष रूप से क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। यदि एक रोगग्रस्त पौधा एक स्वस्थ पौधे से रगड़ खा जाए, यानी कि अगर एक स्वस्थ पौधा है और एक रोगग्रस्त पौधा है, तो अगर वो इस प्रकार एक दूसरे से रगड़ खा गया तो जो वायरोइड्स हैं वो स्वस्थ पौधे से रोगग्रस्त पौधे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये है हमारे क्या? वायरोइड्स। उसके बाद है प्रियोन। जो प्रियोन क्या होते हैं? प्रियोन ये सामान्य नग्न प्रोटीन अणु होते हैं। जो प्रियोन होते हैं क्या होते हैं? असामान्य प्रकार के नग्न प्रोटीन अणु होते हैं। इनमें अपना न्यूक्लिक अम्ल व आनुवंशिक पदार्थ नहीं पाया जाता है। यानी कि ना तो इनमें अपना न्यूक्लिक अम्ल होता है और ना ही इनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। और इनका जो व्यास होता है सामान्य तौर पर वो 4 से 5 नैनोमीटर तक होता है। जो प्रियोन होते हैं, प्रियोन का जो व्यास होता है वो 4 से लेकर 5 नैनोमीटर तक होता है। ये प्रतिरक्षा की उत्पत्ति नहीं करते, यानी कि जो प्रतिरक्षा होता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसकी उत्पत्ति नहीं करते। और न बहुत अधिक या बहुत कम तापमान, जहाँ किसी जगह का बहुत अधिक टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत अधिक तापमान है, या किसी जगह का बहुत कम तापमान है, बहुत ही न्यूनतम तापमान है, माइनस में है, तो वहाँ ये नष्ट नहीं हो सकते, उन्हें निष्क्रिय नहीं कर सकते। यानी कि जो प्रियोन होते हैं ना बहुत ज़्यादा तापमान से और ना बहुत कम तापमान से निष्क्रिय हो सकते हैं। ये होते हैं हमारे प्रियोन। तो उसके बाद बात करते हैं विषाणु। विषाणु क्या होते हैं? वायरस क्या होते हैं? विषाणु, देखिए जो विषाणु होते हैं वो क्या होता है? विषाणु एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है क्या? विष। विष का मतलब जहर एक प्रकार से। और जो विषाणु होते हैं, जो वायरस होते हैं, ये पौधों में, जंतुओं में क्या करते हैं और मनुष्य में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं जो वायरस होते हैं। तो उसके बाद जो इनका माप होता है, इनका जो साइज होता है, वो जो विषाणु होते हैं, विषाणु यानी कि वायरस, उसकी जो माप होती है वो 20 मिली माइक्रोन से लेकर 30 मिली माइक्रोन तक होता है। और जितने भी सारे विषाणु, लगभग सभी विषाणु होते हैं, जितने भी वायरस होते हैं, उनकी जो मूल संरचना होती है वो लगभग कैसी होती है? एक समान होती है। तो उसके साथ साथ इनमें क्या होता है? इनमें न्यूक्लिक अम्ल का एक केंद्रीय कोर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल का बना हुआ एक केंद्रीय कोर होता है जिस पर प्रोटीन का आवरण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड। यानी कि जो ये विषाणु होते हैं, विषाणु के जो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, उस न्यूक्लिक अम्ल का एक केंद्रीय कोर होता है जिस पर प्रोटीन का आवरण होता है, जिसे क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। और ये कैप्सिड क्या करता है? केंद्रीय कोर की सुरक्षा करता है। अब बात करते हैं किसकी? जो वायरस है, एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि जो वायरस होते हैं, जो विषाणु होते हैं, इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहते हैं? यानी कि इनमें सजीव के लक्षण पाए जाते हैं इसलिए सजीव बोलते हैं, और निर्जीव के लक्षण भी पाए जाते हैं इनके अंदर, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? निर्जीवी बोलते हैं। यानी कि इनमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, सजीवों के भी और निर्जीवों के भी, इसलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो सजीवों के कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? सबसे पहले इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसकी पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मतलब बार बार रिपीट होता है, उसका रेप्लिकेशन होता है।
उसके साथ साथ इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। इनके जो आनुवंशिक पदार्थ इनके अंदर पाया जाता है उसकी पुनरावृत्ति होती है, और जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो आरएनए या डीएनए होता है। और इनमें एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है, और इनका जो गुणन होता है वो गुणन करते हैं केवल जीवित कोशिकाओं में, यानी कि अगर कोई जीवित कोशिका इन्हें मिल जाती है तो जीवित कोशिकाओं में ही ये क्या करते हैं? गुणन करते हैं, यानी कि वृद्धि करते हैं। और ये जो परपोषी कोशिकाओं में क्या होते हैं, मान लो जब गुणन करते हैं तो गुणन के लिए क्या करते हैं? जो परपोषी होता है उस परपोषी कोशिका का उपयोग ये गुणन के लिए करते हैं। ये तो है इसके सजीवों के जो सजीव लक्षण हैं वायरस के। अब निर्जीवों के लक्षण क्या क्या होते हैं इसके अंदर? सबसे पहले इनका जो क्रिस्टलीकरण है वो किया जा सकता है। इनमें श्वसन आदि का भाव होता है। इनके सबसे पहले इनका जो क्रिस्टलीकरण है, इनके छोटे छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं। इसके बाद इनमें श्वसन आदि का भाव होता है, श्वसन नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति और जो कोशिका कला होती है वो भी इनके अंदर नहीं पाई जाती है। ना कोशिका कला होती है और ना ही कोशिका भित्ति होती है, ना सेल वॉल होती है, ना सेल मेम्ब्रेन होती है। वो इनके जो निर्जीवों के लक्षण है इसमें वायरस के, ना तो इनके अंदर सेल वॉल होती है और ना ही सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब बात करेंगे इसकी टीएम यानी कि टोबैको मोजेक वायरस। जो टोबैको मोजेक वायरस होते हैं छड़ के आकार के होते हैं, यानी कि जो टोबैको मोजेक वायरस होते हैं वो कैसे होते हैं? छड़ के आकार के होते हैं। और इनका ये जो साइज होता है, इनकी जो आमाप होती है 300 × 18 नैनोमीटर तक होती है। कितनी? 300 × 18 नैनोमीटर। इनमें क्या होता है? 95% प्रोटीन होती है, 5% आरएनए होता है। इनमें क्या होता है? 95% प्रोटीन और 5% आरएनए। और जो आरएनए की जो लंबाई होती है वो 330 नैनोमीटर होती है। आरएनए की लंबाई कितनी होती है? 330 नैनोमीटर। और इनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होती है 7300, यानी कि 7300 क्या होती है? इनमें न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होती है। और ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के बने हुए होते हैं। किसके होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के बने हुए होते हैं। प्रोटीन के निर्माण में लगभग जो प्रोटीन के अंदर पाया जाता है 5%, जो 95% प्रोटीन के अंदर पाया जा रहा, तो उस प्रोटीन के निर्माण में लगभग 158 जो अमीनो अम्ल है, जो 158 अमीनो एसिड है वो काम में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसमें क्या शैवलांश और कवकांश क्या होते हैं, यानी कि जो शैवलांश शब्द है और जो कवकांश शब्द हैं उनसे क्या मतलब है, शैवलांश क्या होता है और कवकांश क्या होता है। देखिए हमें पता है कि जो लाइकेन है वो लाइकेन क्या करता है, वो शैवाल और कवक से क्या करता है, मिलकर बना होता है, उनके साथ सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। तो लाइकेन में जो कवक वाला भाग होता है उसे कवकांश बोलते हैं और जो शैवाल वाला भाग होता है उसे शैवलांश बोलते हैं। जो शैवलांश है वो क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है और जो कवकांश होता है वो खनिज लवण और जल का अवशोषण करता है और जनन क्रिया में भी सहायक है। अब बात करते हैं इसका लास्ट जो हमारा हेडिंग है वो क्या है, जीवों का वर्गीकरण क्यों करते हैं, यानी कि जो जीव होते हैं उनका वर्गीकरण क्यों करते हैं। देखिए मान लो कोई भी किसी भी जाति का जीव है तो उन सारे जीवों को एक साथ हम नहीं रख सकते। अगर हम एक साथ रखेंगे उन्हें तो फिर क्या होगा, उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी के अंदर क्या लक्षण है, किसी के अंदर कोई जनन किस प्रकार करता है, तो इस प्रकार उन्हें सब अलग अलग तरह से जो रखने की प्रक्रिया, उन्हें अलग अलग तरीके से पहचानने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, वर्गीकरण। तो जो वर्गीकरण है क्यों करते हैं, सबसे पहले जो जीव होते हैं उन जीवों को सरलता से पहचानने के लिए हम वर्गीकरण करते हैं। अगर हमें जीवों को सही तरीके से पहचानना है, मान लो एक बात देखिए, अगर हम अपने यहाँ हैं, हम यहाँ किसी चीज़ का नाम कुछ हो रहा है, लेकिन हम अगर आप फॉरेन में जाएंगे, विदेश में जाएंगे तो वहाँ उस चीज़ का नाम कुछ हो रहा होगा। मान लो हमारे यहाँ सरसों है तो हम सरसों अपने यहाँ तो सरसों बोलते हैं, लेकिन जरूर थोड़े है कि मान लो आप अमेरिका जाओगे वहाँ भी उसे सरसों ही कहेंगे, तो वहाँ से उसका नाम कुछ और हो सकता है, जो उसकी लोकल भाषा है वहाँ कुछ और कह सकते हैं। तो लेकिन अगर आप उसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस कहेंगे तो वहाँ भी जो वहाँ के जो लोग हैं वो तुरंत बात पहचान लेंगे कि आप बात किसके बारे में कर रहे हैं, सरसों के बारे में बात करने की, जो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस का बोटनिकल नेम है उसके आधार पर। तो जीवों को सबसे पहले क्या करते हैं, जो सरलता से पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, जीवों का वर्गीकरण करते हैं। उसके बाद जो अन्य स्थानों पर जीव पाए जाते हैं उनके अध्ययन में भी क्या होता है, वर्गीकरण से सहायता मिलती है। यानी कि कोई जीव यहाँ पाया जा रहा है, इंडिया के अंदर पाया जा रहा है, एक जीव अमेरिका के अंदर पाया जा रहा है, जापान के अंदर पाया जा रहा है, तो उन जीवों का अध्ययन करने के लिए भी क्या होता है, इसमें सहायता मिलती है। उसके साथ साथ जो जीवाश्मों के अध्ययन के लिए भी सहायता मिलती है। जीवाश्म यानी कि जो लाखों करोड़ों वर्षों से जो पृथ्वी के नीचे दबे हुए जो जीव हैं उनके जो अवशेष हमें खुदाई के दौरान प्राप्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। तो जीवाश्मों के अध्ययन में भी क्या होता है, इससे जो वर्गीकरण है सहायता मिलती है। उसके बाद जीवों में जो समानता और असमानता, यानी कि जो जीव पाए जाते हैं पृथ्वी पर उनमें क्या समानता है और क्या असमानता है, उसके आधार पर भी हम जीवों को पहचान सकते हैं। किसके आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर।
तो बच्चों आज हमने आपको क्या समझाया, सबसे पहले सूक्ष्मजीव बताया कि सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, उसके बाद वायरस बताया वायरस क्या होते हैं, उसके बाद प्रियोन बताया, उसके बाद जो विषाणु हैं, जो वायरस होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें उससे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को कहती है, उसमें सजीवों के लक्षण कौन से होते हैं, निर्जीवों के लक्षण कौन से होते हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको TMV यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस, और उसके बाद बताया कि सेवलांस और जो कवकांश शब्द हैं उनसे क्या तात्पर्य, यानी कि जो सेवलांस और कवकांश किसे कहते हैं। और लास्ट की जो मैंने हेडिंग बताया आपको वह है जीव, जो जीव होते हैं जीवों का जो वर्गीकरण होता है वो क्यों ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है ये ख़त्म हुआ। तीसरे उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है तीसरे चैप्टर के साथ, उसका नाम है वनस्पति जगत, आपको नई वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।